हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमने 3 इक्वेशंस लिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में 2 या 3 पे क्वेश्चन आता है। वैसे तो इक्वेशंस कितनी भी हम ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 पे ही क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने 3 इक्वेशंस लिए हैं। लीनियर इक्वेशंस हैं तीनों। हमें पता है जहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है वो कौन सा होता है, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों में जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। 3 इक्वेशंस हमने ले ली है, a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू a, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू c। 3 इक्वेशंस हमने ली हैं। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस का जो हमने सिस्टम बनाया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b, जहाँ पे a क्या होगा, a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। a को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो x y z तीनों के कोफिशिएंट्स हैं उनको मिला के हमने एक मैट्रिक्स बनाई है, a x y z के जो कोफिशिएंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 33, तीनों कोफिशिएंट्स को मिला के एक मैट्रिक्स बना ली है। इस मैट्रिक्स को हम a मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल्स थे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में x y z, उसको हमने x मैट्रिक्स बोला है। एंड जो कांस्टेंट्स हैं a b c, उसको हमने मैट्रिक्स b का नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बना ax इक्वल टू b, अब इस सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि ये सिस्टम कब होमोजीनियस होगा, कब नॉन होमोजीनियस होगा। जो हमारा सिस्टम बनता है इक्वेशंस का, वो होमोजीनियस होता है या तो नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस कब होगा, अगर जो हमारी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जो a b c से मिलके जो b मैट्रिक्स बनी थी, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है b, अगर ये 0 है, दैट इज़ ऑल a b c's आर 0, यानी तीनों ही 0 हो जाएं, a b b b c b तीनों 0 हो जाते हैं, तो ये जो सिस्टम बनता है इक्वेशंस का, वो होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, एटलीस्ट एक a b c नॉन ज़ीरो है, यानी कोई a नॉन ज़ीरो हो जाए या b नॉन ज़ीरो हो जाए या c नॉन ज़ीरो हो जाए, इन तीनों में से एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो जाता है, तो ये जो सिस्टम बनता है हमारा, b नॉन ज़ीरो होने पे एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो है, तो ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब सिस्टम 2 हो गए, या तो होमोजीनियस होगा या नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। ठीक है, अब कभी हो सकता है सिस्टम के पास सॉल्यूशन हो, कभी हो सकता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन ना हो। तो सॉल्यूशन होगा उस केस में हम इस सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम इस सिस्टम को कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है अगर इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो, हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या है, बी मैट्रिक्स 0 हो जाएगी, ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, कब नहीं होगा, ये हमने डिस्कस करना है। अब सपोज जो मैट्रिक्स a है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो है तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमें पता है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो a इन्वर्स इंटू a x इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू x इज इक्वल टू x एंड दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो जब a नॉन सिंगुलर होगी, इफ a इज़ नॉन सिंगुलर, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है और वो है ज़ीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, ज़ीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यदि होमोजेनियस सिस्टम में
क्या होगा, मैट्रिक्स ए हमारी नॉन सिंगुलर है तो उस केस में सिस्टम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यानी ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ज़ीरो है यानी ए मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उस केस में हमारे पास सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में ए या सिंगुलर हो या ए नॉन सिंगुलर हो, दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन तो हमेशा होगा ही होगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू ज़ीरो इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास x इक्वल टू ज़ीरो तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, a इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो इस सिस्टम के पास कभी ये केस नहीं होगा कि इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके पास सोल्यूशन ऑलवेज होगा, या तो ज़ीरो सोल्यूशन होगा या तो इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ज़ीरो तब होगा जब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है तो इस होमोजेनियस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अब हमारे पास है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी, बी क्या होगी हमारी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगी, एटलीस्ट एक तो कांस्टेंट ऐसा आएगा जो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। अब इस केस में नॉन होमोजेनियस केस में कब इसके पास सॉल्यूशन होगा, कब नहीं होगा, कब ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और कब इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब है कि इसके पास ऑलवेज सोल्यूशन होता है, ठीक है। x इक्वल टू ज़ीरो तो हमेशा इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन नॉन होमोजेनियस केस में ऐसा नहीं होता है कि इसके पास ऑलवेज सोल्यूशन हो, ठीक है। तो कौन सी केसेस हैं जब इसके पास सोल्यूशन होगा, कब नहीं होगा, तो हमने देखना है। इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, जैसे इक्वेशंस का सिस्टम हमारे पास ये था, a11x a12y a13z इक्वल टू a, 21x 22y प्लस a23z इक्वल टू b, 31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू c। तो a ऑगमेंटेड भी होगा ये b a31 32 33 c। तो अगर इस मैट्रिक्स का रैंक ए ऑगमेंटेड बी का और ए का, ए हमारे इतनी है, ए ऑगमेंटेड बी है, अगर ये इन दोनों का रैंक इक्वल होता है तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर इन दोनों का रैंक इक्वल नहीं है तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। यानी इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, देन the system of non-homogeneous system of equations is inconsistent. That is, in this case there is no solution exist. इस केस में जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, इस केस में सॉल्यूशन, इस सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखो हमारे पास है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमने केस डिस्कस किया है कि कब इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल नहीं होंगे तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हमारे पास सेकंड केस है कि इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, दोनों का रैंक इक्वल है तो इस सिस्टम, ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन होने के हमारे पास दो केस है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली थी ए, तीन लीनियर इक्वेशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये, तो 3 में क्या होगा, इफ़ रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल
एंड दिस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3, तो इस केस के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इस केस में क्या होगा, रैंक ऑफ ए 3 होने का क्या मतलब है कि ए 3/3 की तो मैट्रिक्स थी, रैंक ए का 3 है, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस केस में। इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बट दिस इज लेस देन 3, यानी कि जो हमने 3 इक्वेशंस लिए हैं उस केस में ए जो मैट्रिक्स बनती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, ये तो इक्वल है ही बट डिटर्मिनेंट 0 है, यानी डिटर्मिनेंट 0 होने से क्या होगा, उसकी रैंक लेस देन 3 बनेगी। लेस देन 3 होने पे क्या होगा, इस सिस्टम के पास क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम तीनों केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन हमने ले ली 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, सपोज हमने ये ले ली। ठीक है, अब इस केस में देखो ये सिस्टम हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 4 आना चाहिए था तो ही सोल्यूशन मिलता। अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यहाँ से क्या हो गया, इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई तो क्या है 2 है, फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास x प्लस वाई 2 है, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई 2 था तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा यहाँ से, बट सेकेंड इक्वेशन दिस इक्वल टू 3 है तो 4 इक्वल टू 3 ये तो गलत है, तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हमारे पास मान लो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख लें x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर ये है तो इसमें क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो जैसे हम पहले सोल्व करते थे छोटी क्लासेस में, तो एक इक्वेशन ये बन गई, सेकेंड को एज इट इज रखा तो यहाँ से सोल्यूशन निकालिए y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो एक यूनिक सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, दिस इज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, बट इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो इस केस में क्या होगा, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे हम देख लेते हैं। तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो सेकेंड इक्वेशन को हमने लिखा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है, ये क्या है 2 को कॉमन निकाल रहे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ गया y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो y डिपेंडेंट है x पे, x की वैल्यू हम जो भी लेंगे 1 लेंगे तो y 1 हो जाएगा, x को 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x को 3 लेंगे तो -1 हो जाएगा। यानी इस सॉल्यूशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, क्योंकि x पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, x जो भी हम लेते जाएंगे y की वैल्यू निकलती जाएगी, क्योंकि 2 इक्वेशन दी हुई थी ये सेम ही है, तो ये क्या हो गया, इस पे डिपेंडेंट हो गया, x की जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे y की उतनी वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना। तो यानी हमने 3 केस डिस्कस किए नॉन होमोजेनियस सिस्टम के। एक केस में इसके पास नो सॉल्यूशन है, ये इनकंसिस्टेंट है। एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऐसा बना जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन आया, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऐसा बना जिसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन समझ आया होगा। So if you like the video, please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks.